स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MED 2 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ना है। आइए इसमें समझते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, परिस्थितिकी प्रणाली उपागम क्या है? व्हाट इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम अप्रोच। तो आइए अब ये समझते हैं कि ये उपागम क्या करता है, किसके साथ किसके बारे में बातचीत करता है। आइए समझते हैं इसको। परिस्थितिकी प्रणाली उपागम एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के सांसारिक स्वायत्ततापूर्ण कार्य करती है। इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न होने वाले समुदाय को चरमोत्कर्ष समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। इस समुदाय का कार्य है कि पौधे तथा जानवरों के अन्य समुदायों का पोषण करना, यानी कि जो मेनली इसका काम फंक्शन ये है कि ये समुदाय पौधे और जानवरों के अनेक समुदाय का पोषण करने का काम करते हैं, जो परस्पर निर्भरता और विविधता में विकसित होते हैं। तो जो बेसिकली जो डिपेंड होते हैं और जो डाइवर्सिफाइड होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, इस हिसाब से वो विकसित होते हैं। तो इनके साथ इन पर फंक्शन कौन करता है? इकोलॉजिकल सिस्टम अप्रोच। एक स्थिर समुदाय के विकसित होने में करोड़ वर्ष लगते हैं, किंतु इसकी बर्बादी की गति इंद्राधिकार की गति से कहीं तेज होती है। यानी कि इनको विकसित होने में, इन डाइवर्सिटी को आने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, नई नई प्रजातियों को आने में, लेकिन इनका बर्बादी करने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़ी तेज़ी से इनका खपत हो सकता है और ये विलुप्त किए जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी एक प्रजाति का परीक्षण संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली के परिरक्षण के बिना संभव नहीं हो पाता। तो जब तक हम पूरे इंटायर इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, तब तक हम सिंगल स्पीसीज को भी प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी हमारे लिए ये है कि हम पारिस्थितिकी प्रणाली के भी परीक्षण करें। इसका उपागम का उद्देश्य संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली का परीक्षण करना है, यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू प्रिजर्व द एंटायर इकोसिस्टम। यानी कि इस एक अप्रोच का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो उद्देश्य है, वो एंटायर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है। भूमि, जल, वायु में होने वाली क्रियाओं के प्रभाव अन्य क्षेत्र पर पड़ते हैं। इससे अभिप्लावन बल या स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रभाव का पारिस्थितिकी प्रणाली के विकास पर बुरी तरह प्रभाव पड़ता है। अधिप्लावन प्रभाव का सामना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को करना पड़ता है। समस्त प्रणाली को सुरक्षित रखा जाता है। भूमि, जल और वायु है, इन में होने वाली जो क्रियाओं के प्रभाव, यानी इन पे जो चेंज होता है या कोई गलत चेंज होता है, इसको हम अभिप्लावन प्रभाव कहते हैं, यानी कि स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। और यही प्रभाव जो है पारिस्थितिकी प्रणाली के विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। यानी जो थोड़ा सा चेंज से हीट बढ़ रहता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है? ये पारिस्थितिकी प्रणाली पर बुरी तरह प्रभाव डालता है। अधिप्लवन प्रभाव का सामना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां को करना पड़ता है और इससे समस्त प्रणाली को सुरक्षित रखा जाता है, यानी इंटायर सिस्टम को सेफ रखने की कोशिश की जाती है। तो आपने समझा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम मेनली ये पौधे और जीव जंतु के साथ फंक्शन करता है इन लोग पर, और इन लोग की जो डाइवर्सिटी है उनको बचाने के लिए कार्य करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी विचार से आप क्या समझते हैं, यानी कि इंडिजिनियस थॉट से आप क्या समझते हैं? इतिहास, संस्कृति, परंपरा तथा रूढ़ियों ने समुदाय को जीविका के साधन प्रदान किए हैं, जिसके कारण ही पर्यावरण संसाधन समुदायों के अधिकार की उत्पत्ति हुई है। अनेक देशीय समुदाय तथा आदिवासी संस्कृति का यह मानना था कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व 7 पीढ़ियों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इन समुदायों को आर्थिक उन्नति की बलि चढ़ा दिया गया और जीविका पर प्रहार किया गया। तो हुआ क्या कि सांस्कृतिक परंपराओं और रूढ़ियों ने समुदाय को जीविका के साधन प्रदान किए थे, जिनके कारण से पर्यावरणीय संसाधनों समुदायों का अधिकार की उत्पत्ति हुई। यानी कि सब बटे हुए थे, जो जीविका थी, जो परंपराएं थी, सांस्कृतिक परंपराएं, वो जीविका को बांट रखी थी। जैसे किसान अलग कार्य करेगा, बढ़ई अलग कार्य करेगा, तो इस हिसाब से बटी थी। और अनेक जो देशीय समुदाय और आदिवासी संस्कृति थी, उनका ये मानना था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जो 7 पीढ़ियों पे उस पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसको अवश्य सोच लेना चाहिए। यानी अगर आप कोई भी शोषण करते हैं पारिस्थितिकी संसाधनों का, तो एक बार आप आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रख लेना चाहिए था। लेकिन आज के जो समुदाय हैं, उन्होंने इस बात की बलि चढ़ा दी और इन जीविका पर प्रहार किया, जिससे 2 उपागम इन समुदाय के सहायक हैं। अब क्या हुआ, इससे 2 अलग उपागम खड़े हुए, 2 अप्रोच आए हैं। इनको आइए समझते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला है जीविका उपागम। जीविका उपागम प्रत्यक्ष रूप से जनता को ऊपर उठाने का एक उपागम है। यह उपागम जनता को प्राथमिकता देता है, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों तथा उसकी सेवा करने वाली सरकारों को नहीं।
तो ये जो उपागम है, ये जनता को प्राथमिकता देता है, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संसाधन और सेवा करने वाली सरकार को प्रायोरिटी नहीं देता है। ये बेसिकली जनता को प्रायोरिटी देता है। इसका उद्देश्य सर्वप्रथम जनता को जीविका प्रदान करना है। इसके लिए जनता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर रुकावटों को पहचानना, अवसरों की संभावनाओं की पहचान पहले जरूरी है, यानी ये जो रुकावट आ रहे हैं उसकी पहचान करता है और जो अवसरों की संभावना है इनकी पहचान करता है। क्या उपागम जनता को अवरोधों पर को पार करने और अवसरों की प्राप्ति में सहयोग करता है। इस उपागम को अनेक एजेंसियां, गैर सरकारी एवं सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर यानी कि जो केयर संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपनाया है। इस उपागम का ध्येय जीविका के प्रति चिंतन का एक पद्धति प्रदान करना और प्रदान करने की उत्सुकता है, जो प्रबंधकीय तथा विकास प्रभाव की गतिशीलता में सुधार का सहायता करता है। यानी ये जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, उनको जीविका प्रदान करने के लिए कार्य करती है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है और जो अवसर, जो रुकावटें आते हैं अवसर में, उनकी पहचान करके उनको दूर करने की कोशिश करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है निर्धनता निवारक कार्य नीतियाँ यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज। ये क्या है उपागम, आइए समझते हैं। तो गरीबी, पर्यावरण तथा सतत विकास आपस में एक दूसरे से संबंधित है। गरीबी, पर्यावरण और सतत विकास, इसके बीच में हम रिलेशन आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य गरीबी को कम करके उसे उखाड़ फेंकना है, किंतु गरीबी उन्मूलन नीतियों का निर्माण करते समय पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास के सिद्धांत पर विचार करना भी आवश्यक है। यानी गरीबी तो मिटा सकते हैं, साथ ही साथ सतत विकास और पर्यावरण के मुद्दे को भी ध्यान में रखकर गरीबी को मिटाना है। पारंपरिक निर्धनता निवारक नीतियों ने पर्यावरण के हितों को अनदेखा किया, जिसके परिणामस्वरूप जैविक प्रौद्योगिकी अनुसंधान महंगे हो गए। तो क्या हुआ कि जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान है वो महंगे इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने पारंपरिक निर्धनता निवारक नीतियों ने पर्यावरण को हितों को अनदेखा किया है। निर्धनता निवारक रणनीतियों के विकास में नागरिक समाज तथा पर्यावरण हितों वाली संगठनों को से परामर्श अवश्य लेना चाहिए तथा उसके क्षेत्र में व्यापक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे परामर्श द्वारा ही पता किया जा सकता है कि पर्यावरण गतिविधि किस प्रकार गरीबी को कम करने में सहायक है। तो निर्धनता निवारक राजनीति के विकास में जो नागरिक समाज है और जो पर्यावरण के हितों वाली जो संगठन है उससे परामर्श लेना आवश्यक है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए कैसे हम गरीबी को कम कर सकते हैं। आगे है भूमंडलीय स्तर पर बढ़ती हुई गरीबी के कारण ही निर्धनता निवारक कार्य नीतियां बनाई गई हैं। इन नीतियों का मुख्य कार्य गरीबी के परिणामों को जानना, इनकी इच्छित परिणामों को प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रमुख सार्वजनिक कार्यवाही या नीति में परिवर्तन, संस्थागत सुधार करना तथा कार्यक्रमों की पहचान करना है। कार्य नीति की रूपरेखा के सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि कार्य नीतियां राष्ट्रीय सरकार द्वारा नागरिक समाज के सहयोग में मिलकर बननी चाहिए, न कि किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय बहुकंपनी द्वारा। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करती हैं, ये जो गरीबी के कारण हैं इनको पर रिसर्च करती हैं और उनको दूर करने की कोशिश करती हैं, जिससे कारण पॉवर्टी आ रही है, जिससे कारण गरीबी आ रही है, इसके निवारक करने का कार्य करती हैं और साथ ही साथ ये किसी बाहरी कंपनी के द्वारा इसका हाथ में संचालन ना हो, जो समाज है, जो नागरिक स्वराज है, उसके द्वारा जो सरकार बनाई गई है उसी के द्वारा यह कार्य किया जाए, इस पे यह बल देता है। और यह बेसिकली ये भी मनुष्य के उत्थान के लिए कार्य करता है और गरीबी निवारण के लिए कार्य करता है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुभ दिन, धन्यवाद।